बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब को पार्टी सरबराही से हटाने की कार्रवाई शुरू। तोशाखाना केस में क्या इमरान खान को चेयरमैन के ओहदे से हटाया जा सकता है, इस सवाल पर बहस होगी, मगर इसके साथ ही तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। एक अहम चीज ये कि स्पोर्ट्स बोर्ड अराजी कब्जा केस के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात आपके सामने हम रखेंगे। पंजाब असम्बली की जान किस तोते में अटकी हुई है? क्या पंजाब असम्बली की तहलील और मुबारक सेंटर की तामीर का आपस में कोई ताल्लुक है? खेल के मैदान उजाड़कर कमर्शियल प्लाजे बनाने के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बाहमी ताउन क्यों कर रही हैं? एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ ही देर में आमिर साहब के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले आमिर साहब ये बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है? नहीं, इख्तियार तो उन्होंने जिस तरह तशरीह कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पर असल बात यह है कि इस रोज़ का ये जो बयान इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ जाता है कि आज उन्होंने तोशाखाना केस में नाहल कर दिया, आज वो चेयरमैन के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी कि चेयरमैन वो नई पार्टी के रह सकते, तो उससे कई लोग ये तासुर लेते हैं कि जनाब शायद इमरान खान को बैन किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसकी वजह यह है कि ये अभी प्रोसेस है, ये हाई कोर्ट में ऑलरेडी वो शायद जा चुके हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर अगर ये तोशाखाना का साबित करना है तो इलेक्शन कमीशन, हम बार बार कह चुके हैं कि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो इसको जब तक इसके ऊपर ट्रायल ना हो, ट्रायल के लिए तोशाखाना को ऑफिशियली डी क्लासीफाई करना पड़ेगा, और उसके अंदर जब ये खुलेगा तो सारी ही पार्टियां आ जाएंगी, बाकी लोगों का ज़्यादा इसके अंदर ख़तरनाक मवाद उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा निकलेगा। तो ये कल नहीं होने जा रहा है, फ़र्ज़ करें हो भी जाए तो बात यह है कि जो पॉपुलर पार्टियां होती हैं जिसका एक वोट बैंक होता है, वो इस तरह की कानूनी रुकावटों से रुकती नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नून लीग नवाज शरीफ साहब को ताहियात नाअहल कर दिया गया, उसके बाद वो उनको कैद की सज़ा हो गई, वो जेल में चले गए, इस वक्त मफरूर हैं, मगर उनकी पार्टी उनसे टीवी पे भी दिखाती है, प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करना चाहते हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तहत वो प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, अब वो कायद कहलाते हैं। उससे पहले MQM जो है, अल्ताफ़ हुसैन पे इतने मुकदमात थे मगर कायदे तहरीक वो रहे इतनी अरसा तक। इसलिए पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी को मुशर्रफ ने बैन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने 4P, इस वक्त भी जो पीपल्स पार्टी रजिस्टर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। तो ये अगर PTI का वोट बैंक है, इमरान खान की जो मकबूलियत है, तो ये थोड़ा सा जुर्माना हो जाएगा या नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा, नाम की तब्दीली हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं है जितना लोगों ने कर लिया कि ओहो पता नहीं कल को वो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और वो बैंड हो जाएंगे, इस तरह नहीं होने जा रहा। लेकिन आमिर साहब, आपको नहीं लगता कि आपने नून लीग की मिसाल दी, पीपल्स पार्टी की मिसाल दी, तो वो अपने साथ मौरूसी सियासत लेके आए हैं? खान साहब के पीछे तो कोई भी नहीं खड़ा सिवाय उन लीडरों के जो इस वक्त हमें टीवी पे नजर आते हैं, और उनमें भी हमें धड़ेबंदी नजर आती है। खैर, मौरूसियत तो PTI में नहीं है, मगर ये हमारी सारी सियासत में एक बड़ा इशू है कि एक किसी जगह मौरूसियत है तो किसी जगह कल्ट पॉलिटिक्स है कि पूरी PTI इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है। उस वजह से सेकंड टियर नहीं है। सेकंड टियर में फॉर एग्जांपल असद हैं, उसके बाद जो है शाहमूद कुरैशी हैं, काफ़ी लोग हैं, मगर वो पहला ऊपर है तो उसके बाद दूसरा नंबर जो है ना वो 8वें से शुरू होता है। तो वो स्ट्रक्चर्स नहीं है, पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इवन PTI ने कोशिश की थी कि अपना इलेक्शन करवा सकें, वो फिर कंट्रोवर्शियल हो गए, फिर किसी ने समझाया छोड़ो तुम्हारी पार्टी है, इसको अपने कंट्रोल में रखो, तुम जेन्युइन इलेक्शन करवाने चल पड़े हो, तो वो रुक गया था सिलसिला। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी बात है अगर पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी हो और उनको इलेक्शन प्रॉपर करवाए जाएँ, कार्रवाई के तौर पर सारी पार्टियाँ कार्रवाई के तौर पर करवाती हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन की खानापूरी के लिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। मौरूसियत का भी जवाब है और जो है कल्ट पॉलिटिक्स का भी यही जवाब है, और ये हो जाए तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा हमारी सियासत के लिए। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट तो ये कह रहे हैं कि शायद खान साहब के लिए कानूनी तौर पे यहाँ पे मुश्किल है, मगर दूसरे कहा जा रहा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। परवेज इलाही साहब जी, परवेज इलाही, मैं इस वक्त सारी जो सियासत का महवर है वो परवेज इलाही साहब के गिर्द घूम रहा है, और बुनियादी सवाल ये है कि असम्बलियाँ इमरान खान ने अनाउंस कर दिया है कि वो तहलील करने जा रहे हैं। तहलील करने में सबसे ज़्यादा पंजाब मैटर करती है, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब का एक माजी रहा है कि परवेज़ इलाही साहब पहले जिस तरह हर पार्टी के साथ वो रहे हुए हैं,
और वो हाल ही में पीडीएम में जा चुके हुए थे और एन टाइम पे रुक गए हैं। तो अभी उनके जिस तरह के बयानात उनके आ रहे हैं और जिस तरह के मुनिस के आ रहे हैं, जनरल बाजवा साहब के हवाले से उनकी तारीफ़ें की जा रही हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ डबल गेम खेली, मेरे साथ धोखा किया, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गलत बयानी से काम लेते हैं। मैं लफ्ज़ झूठ नहीं इस्तेमाल कर रहा, उन्होंने वर्चुअली यही कहा है। जबकि परवेज़ लाई जो कि एलाई हैं और मेन उनकी सूबे के मेन लीडर हैं, वो उनकी तारीफ़ें किए जा रहे हैं। तो एक किस्म का वो झुठला रहे हैं, उससे लोग फिर शक में पड़ जाते हैं कि ये दुआए खैर पढ़ के आज़िज़ ज़रदारी साहब के साथ लास्ट मिनट में उधर पीटीआई में चले गए थे। फिर लोग शक में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये तहरील जो करने में डिले आ रही है या रिलक्टेंट है, तो शक तक हो नहीं जाता, तो ये शक रहेगा। दूसरा ये है कि उनका ये जो बयान है जनरल बाजवा के मतलब ख़ास तौर पे कि जी वो तो बड़े अच्छे आदमी थे और वो तो बड़े मुखलिस थे पीटीआई के, और ये जो डिस्क्लोजर है पहले मुनिस लाई ने, फिर उनके वालिद साहब ने भी उसको, उन्होंने भी उसकी जो है तायद की कि जनरल बाजवा ने लास्ट मिनट पे जो ये दुआए खैर पढ़ के पीटीआई में वापस आ गए थे, वो जनरल बाजवा ने इनको कहा था या इन्होंने उनको फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि आपके लिए पीटीआई के साथ जाना बेहतर है। अब इससे दो चीज़ें हैं, पहली तो ये कि अगर परवेज़ लाई साहब और मुनिस लाई साहब सही कह रहे हैं, ये अगर भी काफ़ी बड़ा है कोट अन कोट, तो फिर क्यों कहा क्योंकि तासुर तो ये था कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट हटा दी गई तो उसके बाद वो जाहिर है यहाँ पे जो पहले नेशनल असेंबली में और उसके बाद पंजाब में गिराई गई, तो उसमें बड़े ऑब्वियस ही नज़र आ रहा था कि जनरल बाजवा और इमरान के दरमियान एक दरार आ गई है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि अगर वो दरार आ गई थी तो वो फिर उन्होंने इमरान खान की पंजाब के अंदर गवर्नमेंट क्यों बचाई, क्यों परवेज़ लाई को उधर ले गए। पहली बात तो ये है कि इससे एक वाज़ेह हो जाता है, मज़ीद वाज़ेह हो जाता है कि वो जनरल बाजवा जो ये क्लेम करते थे या ISPR की तरफ से बार बार ये आता था कि हम गैर सियासी हो गए हैं या हमारी सियासी मामलात में मुदाखलत ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। वो खुद इकरार कर रहे हैं अभी कि ये देखें ना, ये फरवरी में वाक़या हुआ है, फरवरी में ये ऐलान बार बार किया जा रहा था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बाद में भी महीनों में भी अगर ये जनरल बाजवा कहते रहे हैं परवेज़ लाई से कि आप इधर चले जाएं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, पहले भी सबको पता था, रिकॉर्ड के ऊपर आ गई है। दूसरा ये है कि क्यों अगर ये ऐसा हुआ तो क्यों कहा गया है, तो पता नहीं, मेरा ख्याल है कि एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ जो इस्लामाबाद में जो तब्दीली नेशनल असम्बली में की गई, वो बहरहाल 35 लोग पीटीआई के तोड़े गए, एक लोटा क्रेसी हुई, उनको टीवी पे दिखाया गया, सिंधा उसमें बुलाया गया, आज़िज़ ज़रदारी साहब भी शामिल थे। और जो गवर्नमेंट चेंज हुई उसके अंदर इन लोटों ने वोट नहीं डाला था, वो एक आईनी तरीके से तब्दील गई। जबकि पंजाब में जो तब्दील की थी वो लोटों के ज़रिए की गई थी, जो कि एक बहुत स्टेप फर्दर था, और वो एक ज़्यादा बड़ा ब्लॉट था, ये छोटा ब्लॉट था, वो गैर आईनी तरीके से किया गया। तो इस दौरान में क्योंकि अदालत का भी फैसला आ चुका हुआ था और एक रिएक्शन भी आ रहा था, बाई इलेक्शन भी हो चुके थे और लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे अदारों पे भी और जनरल बाजवा पे भी। सो मेरा ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर ये हुआ उनकी बात मुनिस लाई की, परवेज़ लाई की, कि अगर उनकी बात ये दुरुस्त है तो उनकी रीजनिंग ये हो सकती है कि वो क्योंकि वो भी, और याद रहे कि वो दरमियान में उनकी वो जो कह रहे हैं कि डबल बातें करते थे, उनके राब्ते थे, इमरान खान से भी राब्ते थे। शायद ये वो स्टेज थी जिसमें वो इमरान खान से मुलाकातें कर रहे थे, ये लोग आ रहे थे जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि सारे अंडे अगर शहबाज शरीफ की बास्केट में, पीडीएम की बास्केट में डाल दिए, तो शायद वो भी नहीं चाह रहे थे, तो वो डिवाइड एंड रूल वाले गेम खेल रहे थे। तो इसलिए, मगर उस पर बहस चलती है। ठीक है, अब आपने परवेज़ लाई साहब की बात की थी, क्या वो असेंबली तहलील करने से भाग रहे हैं? द मेजर क्वेश्चन है जी। हाँ, अभी ये है कि पहले तो ये इस तरह लग रहा था, 1-2 दिन में हफ्ता इतवार को इमरान खान ने कहा कि ये तहलील कर दी जाएगी। पहले तो इस्तीफे थे, फिर तहलील पे आए, तहलील के अंदर भी लग रहा था जल्दी हो जाएगी, उसके बाद फिर डिले आई। डिले के बाद वो 20 दिसंबर आई। अब 20 दिसंबर से भी खबरें आ रही हैं कि शायद 30 दिसंबर तक भी जा सकती है। 21 दिसंबर को तहलील कर देंगे अगर ना वो जो है 31 दिसंबर तक भी जा रहे हैं, 21 पे भी कोई जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं जी 1 जनवरी के पहले हिस्से में भी जा सकता है। अच्छा। इमरान खान कह रहे हैं दिसंबर के महीने में कर देंगे। तो ये जो डिफरेंट डेट्स आ रही हैं
उसके पीछे एक शक रहता है। मैंने कहा परवेज़ लाई जब तक ये हो नहीं जाता उन पे शक ही रहेगा, क्योंकि वो मुतबादल पावर सेंटर्स की सुनते हैं, उनके ऊपर ये शक रहता है कि पता नहीं वो क्या गेम्स खेलते हैं। वो तो एक सियासी वजूहात है ना। मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो है और वजूहात भी हैं, तहलील ना करने की वजूहात जो हैं वो सियासी से ज़्यादा कारोबारी भी हैं। और वो कारोबारी इस तरह हैं कि इस वक्त जो है एक तो लॉजिक मंतक समझ आती है सियासी कि उनके मेंबर्स ने ये कहा है, क्योंकि पीटीआई भी मान गई है कि जनाब ये आप जो जल्दी में करेंगे ना करें, हमारे काफ़ी सारे डेवलपमेंट फंड्स आ रहे हैं, उसमें से कमीशनें होती हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जनाब जल्दी जल्दी इस वक्त नौकरियां खुल रही हैं और फंड टेंडर खुल गए हैं और उस पर स्पीड अप कर दिया गया कि थोड़ा सा वो सारे मिलके माल कमा लें ताकि अगले इलेक्शन पे लगाया जा सके। तो एक तो ये बात अपनी मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग जो करनी है वो कर ली जाए, एक तो ये एजेंडा है। मगर जो इसमें एक सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो असम्बलियाँ तहलील को तवालत देने में ताख़ीर के अंदर वो है जो हमने कल स्टोरी की थी कि लाहौर के अंदर जो है मुबारक सेंटर की एक एक्सटेंशन हो रही है फिरोज़पुर रोड पे, और 10 कनाल की ज़मीन जो है रातों रात कब्ज़ा होके, कल उस पर कब्ज़ा हुआ था परसों रात, आज उस पर दीवार भी बन चुकी भी है। और सारी पंजाब गवर्नमेंट का इस वक्त जो जोर है वो है उसके कब्ज़े पे। सारी पंजाब पुलिस, सारी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन वो इस वक्त लगी हुई है कि ये 10 कनाल के टुकड़े के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। याद रहे कि हम बड़ी स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि देखें हमारे साथ हम ओलंपिक में नहीं आते, हमेशा उसमें भी नहीं करते, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, हम फुटबॉल में नहीं है, हमारी स्कॉच बैठ गई। मगर हम जो एग्जिस्टिंग हमारी रिसोर्सेज हैं ये उन कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुल्क का, ये वॉलीबॉल का ग्राउंड था, ये रेसलिंग का, ये लाहौर का वाहिद बल्कि पाकिस्तान का वाहिद साइकिलिंग का एक ये स्टेडियम था। अच्छा। जो वाहिद और कोई नहीं था, उसकी जगह पे कब्ज़ा करके ये एक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ किया हुआ है। कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की उनके साथ पार्टनरशिप है, मगर वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और उसको पहले हम समझ रहे थे कि वो 10 कनाल का कब्ज़ा है, अब बताया जा रहा है कि वो 63 कनाल के ऊपर जो है ना उनको लीज पे दी गई हुई है। और अब मैं अच्छी खासी होगी लीज के खजाने में कुछ पैसे आएंगे आमिर साहब। चलिए ये मेरे ख्याल में देखा जाए तो ये मैं आपको जो है ना एक बहुत बड़ा बम कराने लगा हूँ आप पे कि आपको भी इस बड़ी तकलीफ होगी कि ये 63 कनाल का जो रकबा है ये 3.5 करोड़ रुपए के अंदर जो है ना 35 साल के लिए लीज दी जा रही है। तो फिर लीज क्या बन रही है? ये लीज इस तरह बन जाती है कि 1 महीने की 1 कनाल की जो जगह है वो 1000 रुपए में दी जाती है। 1000 रुपए में? 1000 रुपए में कोई थोड़ा रिसोर्स ला के मुझे भी दिलवाएं कुछ आप। अगर प्रोड्यूसर साहब इसका मैले वकूअ दिखा सकें कि ये लाहौर में, जो लाहौर को नहीं जानते, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ ये सारा स्पोर्ट्स एरिया है फिरोजपुर रोड पे, ये लाहौर का सेंटर है। ये लाहौर का सेंटर है। ये कलमा चौक और कज़ाफ़ी स्टेडियम के दरमियान में ये बिल्कुल वहाँ पे ये ज़मीन है, मसरूफ और महंगी तरीन। और इसकी जो राइट साइड पे है ये $10 बिलियन की कंपनी है, बहुत बड़ी दुनिया की एक कंपनी है, कहने को उनका बिल्कुल है वहाँ पे। और इसके क्रॉस द रोड जो है मुबारक सेंटर जो वहाँ बन रहा है वो ये 2006 से सिलसिला जारी है। अच्छा। और 2006 से ये लाहौर की बल्कि एक स्टेज पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही थी। 100 के करीब जो है ना इसकी मंजिलें थी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग होनी 100 मंजिला। नहीं, ये एग्रीमेंट्स किसने किए 2006 में? हुआ कैसे? ये मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आप इसकी हिस्ट्री बताइएगा कि ये अभी जो इनको दिया जा रहा है ये 751 फुट की एक बिल्डिंग टावर बन रहा है मुबारक सेंटर, 751 फुट का, जिसके मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ से वो इतना ऊंचा होगा कि दरबार सर अमृतसर भी देख सकेंगे, भारतीय शहर अमृतसर नजर आएगा, और दूसरी तरफ ननकाना साहब भी देख लेंगे। तो सिख भाइयों के लिए तो बहुत अच्छा है कि ये इसके अंदर फिल्में हैं, मतलब सिनेमाज हैं, इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, होटल्स हैं 5 स्टार, और इसके अंदर ऑफिसेज हैं। पूरी दुनिया बसाने जा रही है, पूरी दुनिया बसने जा रही है। और ये जो ये कोई एतराज़ नहीं है, दुनिया अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है सब कुछ, मगर ये जो क्रॉस द रोड है
ये जो 63 कनाल पे जो दी जा रही है और जिस तरीके से दी जा रही, हमें फ़िलहाल उस पे ऊपर बहुत शक है। वो जो 91 कनाल इधर दी गई मुबारक सेंटर के लिए, उस पर भी बात करेंगे, मगर ये क्रॉस द रोड उसको करेंगे या अंडरपास के ज़रिए, अगर ये दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब के अंडरपास के ज़रिए फिरोजपुर रोड या फ्लाईओवर बनाएंगे, ऊपर से जोड़ा जाएगा, उसका नक्शा भी हम दिखाएंगे कि ये अगर वो बिल्डिंग दिखाई जाए जो शानदार किस्म की बन रही, बिल्कुल ये इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ये अभी रिसेंट उसकी सारी है, बिल्कुल आज की हमने ये ड्रोन शॉट्स लिए हुए हैं। बल्कि मैं कहूँगा जो हमने हमारी बातचीत हुई रिपोर्टर से और खिलाड़ियों के हवाले से बात कर रहे थे, मेरे ख्याल रिपोर्टर का पहले सुना देते हैं कि हमारे रिपोर्टर साहब वहां पे गए थे, प्रोड्यूसर साहब वहां पे उन्होंने क्या चीजें देखी। मैं पहले बता दूं कि हमारे प्रोड्यूसर अकमल खान ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, ये सारी रिसर्च भी उनकी है। तो हमने ये हमारे फ़हीम इकबाल साहब रिपोर्टर हैं, ये इनका प्लीज सुनवा दें। जी हम यहाँ पर पहुंचे हैं मुबारक सेंटर बनाने वाली कंपनी तावन के ऑफिस में, जहाँ पर हमारी इनके आला हुकाम से तफसीली बात हुई, जिन्होंने ऑन कैमरा आने से तो इनकार किया, लेकिन उनका ये कहना है कि इनके पास आज ही जो है वो सिविल एविएशन का NOC वसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक उन्हें 751 फुट बुलंद इमारत बनाने की इजाज़त जो है वो सिविल एविएशन की जानिब से दे दी गई है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर एयरोनॉटिकल डिपार्टमेंट की जानिब से स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी। जबकि साथ ही साथ जो इस मंसूबे के हवाले से जो स्पोर्ट्स बोर्ड की जगह है उसके हवाले से इस निजी कंपनी ताउन का आला हुकाम का ये कहना है कि ये ज़मीन जो है बाकायदा तौर पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के नाम पर है, जिसकी उनके पास तस्दीक शुदा जो है रजिस्ट्री भी है, और इसके साथ साथ इसकी बाकायदा तौर पर जो है 2007 में 3.5 करोड़ रुपया लीज़ की फ़ीस जो है वो अदा की गई थी, जबकि 14 करोड़ रुपए जो है वो स्टाम्प ड्यूटी की मद में जो है वो भी जो है वो अदा किए गए हैं। लिहाजा उनकी जानिब से तमाम तर जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है। जबकि उनका ये भी कहना है कि अगर ये झगड़ा फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान है तो उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। यहाँ पर साथ साथ ये भी बात सामने आई है कि निजी कंपनी के जो हुकाम हैं वो ये कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास तमाम NOCs अब लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। LDA और दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ वो राब्ते में हैं, और जिस जगह पर जो स्पोर्ट्स बोर्ड की जगह है, जो इब्तदाई मंसूबा है उसके मुताबिक तो ये उस मंसूबे का हिस्सा है जो कि उनकी वेबसाइट पर बाकायदा तौर पर मौजूद है, जिसमें इस जगह पर पार्किंग और दीगर सहूलियात होंगी। लेकिन आज उनका क्लेम ये है कि उनका असल मंसूबा जो है वो मुबारक सेंटर तक ही महदूद है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो अभी तक फाइनल नहीं हो सका। वाज़ेह रहे कि अभी तक जो है इस मंसूबे से मुतल्लिका सिर्फ जो है वो NOC लेने के लिए दरख्वास्त जो है वो LDA में जमा करवाई गई है, और जबकि LDA की जानिब से उनसे वो NOC मांगा गया था जो कि आज इनको सिविल एविएशन का वसूल हुआ है। फ़हीम अमीन, ये जो फ़हीम अमीन बता रहे हैं आमिर साहब, ये तो मतलब आपका सर चकरा जाता है। खिलाड़ियों से भी कुछ बात हुई थी, मैं कह रही हूँ खिलाड़ियों का भी ना बता दें कि खेलों के फ़रोग की बात तो हम हमेशा कर रहे होते हैं, चलिए खिलाड़ियों के हवाले से भी बताएंगे। आमिर साहब, कच्ची बस्ती के अंदर आपको 1000 रुपए के अंदर एक किनाल जगह कभी नहीं मिलती। लाहौर के अंदर पोश हिस्से में दिल के अंदर जाके आप 1000 किनाल पे इतनी बड़ी ज़मीन लीज पे ले सकते हैं, और ली नहीं जा रही। रातों रात उनको जल्दी है कि असम्बलियाँ तहरीर होने से पहले पूरा जो है सूबा, और मज़े की बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट वैसे उनकी कितनी लड़ाई चल रही है, मुहाज़राई चल रही है कि PDM और परवेज़ लाई, इमरान खान लड़ाई चल रही है, मगर ये एक इशू है जिसके ऊपर सारे इकट्ठे हैं। क्यों? ये 2006 से आप हिस्ट्री बाद में बताइएगा, अभी ठहरे मैं ज़रा थोड़ा सा इसका बता दूं इकट्ठे कैसे हैं। इकट्ठे ऐसे हैं कि हमने कल बताया था ये कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़मीन है, उनको जो है ये पंजाब से ओलंपिक एसोसिएशन पंजाब ने लीज़ करके दी हुई थी, तो फिलहाल उनके कब्जे में है, और उनकी तरफ से लेटर लिखे गए हैं कि जनाब ये पंजाब गवर्नमेंट जो है इस तरीके से कब्जा नहीं कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने ये करना भी था तो पहले पंजाब गवर्नमेंट ने एक्वायर करनी थी ज़मीन, उसके बाद फर्दर दी जा सकती थी। अभी उन्होंने एक्वायर किए बगैर डायरेक्टली दे दी, पहला सवाल। दूसरा ये है कि इस वक्त जो एक मिनिस्ट्री जो बैनुल सूबाई राब्ता है वजारत, वो लड़ रही है पंजाब के साथ। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, IG को ख़त लिखे हैं, प्रोटेस्ट किया है कि जनाब हमारी ज़मीन पे आप तमाम कवानीन के अगेंस्ट वो कब्ज़ा कर रहे हैं। मगर इसी फेडरल गवर्नमेंट की एक दूसरी मिनिस्ट्री है, वो उसका नाम है एविएशन मिनिस्ट्री। ठीक है। एविएशन मिनिस्ट्री ने, जिस तरह हमारे रिपोर्टर साहब ने अभी बताया, उन्होंने NOC दिया है
कि आपको इजाज़त देते हैं कि आप 500 फुट की यहाँ पे आप ये टावर बना सकते हैं। 751 कह रहे थे। 751, सॉरी, थैंक यू। 751 का वो पहले इसलिए था कि 1000 का हुआ, 1000 से 500 पे हुआ। 500 के ऊपर आड़े ये आ रहा था कि वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, इसका नाम था वाल्टन एयरपोर्ट। ये पिछले 4-5 साल से इशू चल रहा था कि वाल्टन जो है ना एयरपोर्ट ख़त्म किया जा रहा है। अब समझ आ रहा है कि वो जो ख़त्म किया गया था और वो जो सारा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा था गुलबर्ग में, पीटीआई गवर्नमेंट में भी, सारी गवर्नमेंट्स इसके अंदर सारी पार्टियां शामिल है, मैं बताने लगा हूँ। तो वो इसी टावर की वजह से था कि इस टावर ये ऊंचा नहीं बन सकता था, 200 फुट से ऊपर नहीं बनाया जा सकता जब तक ये एयरपोर्ट था। उन्होंने एयरपोर्ट ही ख़त्म कर दिया, एयरपोर्ट ख़त्म करके, ताकि ये टावर बनाया जाए, क्योंकि जाहिर है कि अंदर तमाम पार्टी ने पता नहीं किसने क्या क्या बनाया हुआ है, क्या क्या पैसे बनाए। रुक जाए, माहौल बड़ा हीटअप हो गया, रुक जाए, अलार्मिंग सिचुएशन है, ब्रेक पे जाए प्रोड्यूसर, ब्रेक से वापस आके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। वाल्टन एयरपोर्ट भी इसकी नजर हुआ था, आगे क्या शॉकिंग डिटेल्स हैं आमिर साहब? जी, उसके जो शॉकिंग नहीं, आप देखें कि एक एयरपोर्ट वाल्टन का तारीखी एयरपोर्ट था, वो इस बिल्डिंग की वजह से उसको ख़त्म करके अब उसको कई सूबाज में के अंदर ले जाने का ऐलान किया गया है। और इसके ऊपर मैं बता रहा था कि दोनों गवर्नमेंट्स की, पीडीएम की और उनकी लड़ाई चल रही है, वैसे नून लीग की, पीटीआई की और पीडीएम। मगर एक जो है परवेज़ इलाही साहब, पंजाब गवर्नमेंट बज़िद है, इनको जल्दी से जल्दी रातों रात इनका सब कुछ हो रहा है, सब कुछ इजाज़तनामे सारे हर किस्म के रातों रात दिए जा रहे हैं। यहाँ से पीडीएम की एक मिनिस्ट्री जो कि नून लीग की मिनिस्ट्री है, वो एविएशन मिनिस्ट्री, जिसके याद रहे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उसके मिनिस्टर हैं गलबन, उन्होंने इसको एनओसी दे दिया है कि जनाब ये आप बिल्कुल 751 फुट के ऊपर की ना ये बना सकते हैं, जो कि 75 मंजिला के करीब मेरा ख्याल इसके में बन सकती है, मेरा अंदाज़ा है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पे भी बड़े सवाल इसमें रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी से वो जो ये दे रहे हैं, कि ये इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन 1 के हवाले से बड़े सवाल रहे हैं, पैरागॉन के बड़े सवाल रहे हुए हैं कि एक आप देखें एक इशू में मफाद जो हैं परवेज़ इलाही के और जब ख्वाजा साद रफ़ीक के इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की जो मिनिस्ट्री है, याद रहे कि एहसान मज़ारी जो हैं वो प्रोविंशियल राब्ता के जो हैं मिनिस्टर हैं, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। उसी गवर्नमेंट की जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के एविएशन मिनिस्ट्री उसको ओके कर रही है और उनके साथ मिले हुए हैं परवेज़ इलाही साहब, वो ओके कर रहे हैं। जबरदस्त, ये मज़ेदार है। और उसके अंदर जो बेस्ट वो है कि इसको जो है पूरा सीगा राज में रखा जा रहा है कि इसका कुछ नहीं बताया जाए, एलडी के पास इसका कोई नक्शा नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है। हमारी उनके सीईओ शहबाज शरीफ साहब, शहबाज से बात हुई, उनका नाम भी शहबाज है, तावन जो एक कंपनी बनाई गई है, तावन के साथ तावन जो हो रहा है। अच्छा। तो उन्होंने बड़ा गिला किया, उन्होंने कहा जी देखें ये दुबई के जो रॉयल फैमिली है वो हमारी बिल्कुल मदद करती है, तो आप बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो आप इसको सेंसेशनलाइज ना करें जो है। तो मेरी उनसे सिर्फ गुजारिश ये है कि पहली तो है कि मैंने उनसे कहा है कि आप जो आपका वर्जन हो तफसीलन हमें दें, ऑलरेडी हमारी टीम उनसे मिली है, हमारे रिपोर्टर साहब मिले हैं, मज़ीद भी हम तैयार हैं उनका वर्जन देने के लिए। परवेज़ इलाही साहब से भी हम राब्ते में हैं, कोई उनकी तरफ से वर्जन नहीं आ रहा, वो भी देना चाहें तो हम हाजिर हैं। मगर बात यह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट को आप ट्रांसपेरेंसी रखें, इसको जिस तरीके से एलडीए से छुपाया जा रहा है, जिस तरीके से इसका नक्शा नहीं है। पहले ये 91 कनाल जो है मुबारक सेंटर को पहले दी गई, 63 कनाल ये दी जा रही है और वो फेडरल की गवर्नमेंट है, लॉज को अबाइड नहीं किया जा रहा। और वहाँ से हश हश किसी से पूछ लो, कोई इसका नहीं बता रहा कि जो है एलडीए का कानून 2 दफ़ा इसकी वजह से तब्दील किया गया है। अच्छा। उसके बाद इसके अंदर जो है एक और प्लेयर जो हैं वो मलिक रियाज साहब हैं। अब ये कहाँ से मलिक रियाज का रोल ये है कि आपको याद होगा कि यही अबू धाबी ग्रुप जो है आज से 5-7 साल पहले, गलबन उससे भी पहले 10 साल,
एक स्टोरी चली थी कि जो कराची का बंदर आइलैंड है उसके ऊपर अबू धाबी ग्रुप एक नया शहर बनाना चाहते हैं जिसके अंदर $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है। और उनकी प्रेस रिलीज को बैरिया की डॉन अखबार समेत तमाम अखबार ने हेडलाइन के तौर पे लगाया था। वो मुझे याद है मैंने मजाक उड़ाया था कि $50 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ये दुबई में तो छपनी चाहिए थी खबर, खलीज टाइम्स में क्यों नहीं छपी। तो उसके बाद पता चला कि वो सारी गलत थी। अबू धाबी ग्रुप ने भी कहा कि नहीं उनकी किसी 2006 से ऑनवर्ड बता देते हैं। 2006 में पंजाब गवर्नमेंट और अबू धाबी ग्रुप के माबैन इस सेंटर को, मुबारक सेंटर की तामीर का बाज़ाब्ता तौर पे एक एग्रीमेंट हुआ। 30 और 70% हिस्से के मालिक करार पाए ये दोनों फरीकैन। प्रोजेक्ट के लिए जो आपने कहा कि ताउन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसके साथ ताउन हो रहा है, वो नई कंपनी उस वक्त रजिस्टर्ड कराई गई। अप्रैल 2006 में परवेज इलाई साहब भी थे जिन्होंने 91 कनाल पर मुहित प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रख दिया। 2006 में ही 1 अरब रुपए भी जारी कर दिए गए इस कंपनी को। इब्तदाई मंसूबा यह था कि मुबारक सेंटर के 4 टावर तामीर किए जाएंगे। मरकजी टावर की जो ऊंचाई है वो 1000 फुट थी, जो आपने बताया कि अब तब्दील होकर 751 पे चले गए हैं। गोल्डन टेंपल भी आप बता चुके नजर आएगा, इतना लंबा है, बड़ा होगा कि भारतीय शहर अमृतसर नजर आएगा। 7 स्टार होटल बनेंगे, शॉपिंग प्लाजाज इसके अंदर बनेंगे, रिहायशी अपार्टमेंट्स होंगे, सिनेमाज होंगे, मतलब एक पूरा शहर, एक पूरी दुनिया बसाई जाएगी। हैरानगी की बात यह है आमिर साहब कि $450 मिलियन की लागत थी ये 2006 के मंसूबे के मुताबिक, और तकमील की डेडलाइन 2010 थी। अब अगर मैं सुनते जाएं, सर धुनते जाएं, जो हालात इसके पहुंच चुके हुए हैं, ये इससे कई गुना ऊपर चली गई है। $450 मिलियन से बढ़ के 1 अरब 20 करोड़ रुपए इसकी लागत यहां तक पहुंच चुकी है, और इसमें तमाम पार्टियों ने अपना रोल प्ले किया। मगर वो आप बेहतर बताएंगे किसका क्या रोल था, जैसे कि परवेज इलाई साहब सबसे पहले 2006 से। मैं मुख्तसर कर देता हूं कि इसके अंदर तमाम ही पार्टीज अपना रोल अदा कर रही हैं मुख्तलिफ उसके अंदर। 1965 में क्विकली सम अप कर देता हूँ आपकी ये हिस्ट्री को कि 1965 में जो है ना ये ज़मीन जो है 20 एकड़ जो है राजी खेलों के फ़रोग के लिए, ट्रेनिंग कोचिंग के लिए दी गई पंजाब गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट को। उसके बाद 1992 में स्पोर्ट्स बोर्ड ने यहाँ जॉगिंग बनाने की पंजाब हुकूमत नहीं मानी। फिर आगे 2006 में आ जाते हैं कि परवेज इलाई साहब की हुकूमत थी और उन्होंने मुबारक सेंटर की तामीर का बाज़ाब्ता किया, और 30-70 का मुआहिदा ये हुआ है कि 70% शायद उनका होगा, ये तावन ग्रुप का होगा, 30 पंजाब गवर्नमेंट का होगा। अब ये प्राइवेट सेक्टर और जो है गवर्नमेंट की ये पार्टनरशिप बताई जा रही है, मगर हमें इसका बताया नहीं जा रहा कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जा रही। ये नहीं बताया जा रहा कि इसके अंदर बोर्ड के अंदर कौन कौन लोग हैं, उसके बाद ये इसकी क्या क्या, किसने क्या दिया और क्या लिया, और कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इनके पार्टनर्स कौन कौन से हैं। एक पार्टनर का तो पता चला है कि ZKP है जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मगर द सेम टाइम ZKP का ये भी है कि ये इनका भी पावर लॉबी भी है। ये सेनेटर हमेशा अपने इलेक्ट करवा के लाते हैं, वो एक अलग स्टोरी है, किसी दिन बाद में करेंगे। फिर पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट में कौन कौन लोग हैं इसके अंदर मेंबर, ये भी हम जानना चाह रहे हैं। फिर इसका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टोटली खुफिया रखा जा रहा है, नहीं बताया जा रहा कि वो क्या है। एक ओवरऑल बता दिया कि 30-70 की रेशियो है, भाई ये 30-70 की रेशियो किस तरह अब ये तय पाई गई, उसके लिए अदर देन कि ये ज़मीन देनी है या ज़मीन के अलावा पंजाब गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें दे रही है उनको, क्योंकि 1 अरब रुपया पहले ही 2006 में परवेज इलाई साहब ने, इन्वेस्टमेंट तो बाद में आएगी, फिलहाल उनको दे दिया था, तावन को दे दिया गया था कि आप प्रोजेक्ट शुरू करें हमारे पैसे से। तो ये ओवरऑल इसकी जिधर करते हैं रोज़ नई गुत्थियां खुल जाती हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो पहलू है जिसको हम टच करेंगे बाद में, वो है कि स्पोर्ट्स, इसका ये बहरहाल एक स्पोर्ट्स की जगह है। मैं ज़रा सम अप कर दूं कि लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम स्पोर्ट्स की जगह के अंदर आप एक कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी बड़े डूबियस अंदाज में होती है कि सरकारी ज़मीन को आप एक प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर वो कर रहे हैं। बताया जाता है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप है, मगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वो जो है हमसे छुपाया जाता है, नहीं अभी भी बताया जा रहा कि क्या है। बस ये डराया जा रहा है कि रॉयल फैमिली है UAE की, बिल्कुल हम भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, फिर उनकी इज्जत में भी इजाफा होगा कि अगर इसको ट्रांसपेरेंट करें, यह हमें बताया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक तारीख है कि लैंड डील्स के पीछे सबसे ज़्यादा पैसे बनाए गए हैं
और वो हम चाहते हैं कि ये भी पता चले हमें। ठीक है आमिर साहब, मैं आपको वापस उसी पॉइंट पे लेके चलती जो आपने खेलों की बात की थी। हम हमेशा ये रोते हैं कि पाकिस्तान जो है खेलों के मैदान हो उसमें उजड़ा पड़ा है और खेलों के हवाले से हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनली नहीं जाने जाते। क्या कमर्शियल प्लाजे हर जगह पर पूरे पाकिस्तान में जो हमें तरजीह है वो कमर्शियल प्लाजे या कमर्शियल प्रॉपर्टी नजर आती है, ये हमें सूट करते हैं? नहीं, मैंने एग्जैक्टली ये मेरा भी यही पॉइंट है कि आप एक तो स्पोर्ट्स के जगह पे ये बनाना, और हम रोते रहते हैं कि जनाब स्पोर्ट्स के हमें ज़्यादा देना चाहिए। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, इकबाल खान ने उस दिन बड़ी अच्छी बात की थी कि इसके बाद कहाँ रुकेगी ये। आप कदाफी स्टेडियम में 63 कनाल, पहले 10 कनाल पे कब्जा है, पता चल रहा है 63 कनाल को 1000 रुपए पर कनाल के हिसाब से, 1000 रुपए पर कनाल में मजाक है ना, आप दे दी जाए, लैंड दे दी जाए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट कब्जा जो है ना अपने कज़ाफ़ी स्टेडियम पे होगा, फिर हॉकी स्टेडियम पे होगा। ये कब्जा बढ़ता जाएगा। जब आपने पाकिस्तान और लाहौर की सबसे बड़ी बिल्डिंग वहाँ बना देंगे 75 मंजिला, उसकी हमें नहीं पता, बताया जाता है कि जनाब ये पार्किंग है 200, हमें नहीं पता कि जो स्टेक होल्डर्स हैं लाहौर शहर के, उनके साथ ये डिस्कस किया गया है कि जनाब उस पूरे एरिया के जोग्राफिया पे क्या असर पड़ेगा। मेरी इस लैंड के साथ गालबन यहाँ पे बस डिपो होता था। सो बचपन की यादें, ये खुला खुला इलाका होता था, बड़ी अच्छी बात है। मतलब हम बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट आने पे, दुबई की इन्वेस्टमेंट आने पे बड़ी अच्छी बात है, मगर हम इंश्योर करना चाहते हैं और हमें शक पड़ जाता है जब जल्दी में रातों रात जो है इन वायलेशन ऑफ रूल्स कि वो स्पोर्ट्स बोर्ड वाली मिनिस्ट्री लिख चुकी है, उनको रातों रात ये पता चला कि जी एक रात में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पे, आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो कब्जा नहीं होता, आप एक प्राइवेट सेक्टर को, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कब्जा दिलवा रहे हैं और गवर्नमेंट दिलवा रही है। और एक बुनियादी असूल है, क्या मैं ये मान लूं कि जितनी भी सियासी पार्टियां इस पूरे मंसूबे के साथ इन्वॉल्व रही हैं उन सबको हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल रहा है? नहीं, अभी तो इसके मैंने बताया ना कि एनओसी जो है रातों रात जो है एविएशन मिनिस्ट्री ने एनओसी दिया है। इसका कई साल एनओसी रुका रहा। पहले ऑफ कोर्स वाल्टन एयरपोर्ट का था कि जी वो उसकी वजह से ये नो फ्लाई जोन था और ये 20 मंजिला से ऊपर नहीं बन सकती। उसको अब देखें कितना ऑर्गेनाइज्ड है कि उसके लिए पूरा शहर तब्दील किया जा रहा है। ये जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा था वो भी इसके साथ में जुड़ा है। अच्छा बाय द वे, ये बड़ी अच्छी बात है कि वर्टिकल शहर ऊपर उठाए जा रहे हैं और शहर इंप्रूव किए जा रहे हैं। हम उस पर भी, हमारा सिर्फ कहना ये है रूदा पे, डिस्ट्रिक्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे, कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएं, क्योंकि एक तरीकाकार रहा है कि कुछ मगरमच्छ जो हैं डाल दिए जाते हैं, उनसे ही मुशावरत की जाती है, वही पार्टनर्स होते हैं और फिर मिलजुल के होता है। बाद में जब गवर्नमेंट चलती है फिर इंक्वायरी होती है तो पता चलता है जी फलाना इतने पैसे कहा गया, फलाना इतने पैसे कहा गया। और 17 साल से एक मैं रिपीट कर रहा हूँ, 17 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो सडनली 17 दिन भी नहीं, चंद हफ्ते डेढ़ के अंदर वो कब्जा हो गया है, उसके अंदर स्पीड अप हो गई है कि जी ये गवर्नमेंट चली जानी है। तो गवर्नमेंट जब चली जाएगी, तहलील हो जाएगी, असम्बलियाँ, उसके बाद भी पाकिस्तान मैं इसे मंसूबा कहूँ या स्कैंडल कह दूँ? मैं स्कैंडल तो खैर ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, अनटिल अनलेस वो इसकी इंफॉर्मेशन दें, प्रूव करें, हमारे साथ बिजनेस प्लान शेयर करें, हमें टर्म्स एंड कंडीशन बताएं, इसके अंदर प्लेयर इन्वॉल्व बताएं। तो नहीं बताएंगे तो हम ये मजबूर हैं कहने पे कि ये स्कैंडल भी है और स्कैम भी है। ठीक है, 1000 रुपए का कनाल वो आप मुझे दे दें या मैं आपको दे, मुझे दिला दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, मगर याद रहे कि प्रोग्राम मुकाबिल इस स्कैंडल का पीछा नहीं छोड़ेगा, फॉलोअप इसका अपने देखने वालों को देते रहेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मरहूम अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से ताजा अपडेट्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर साहब, अरशद शरीफ साहब के ऊपर तो हम जाएंगे, उनका फॉलोअप भी देंगे देखने वालों को, मगर ये बताइए कि क्या आपके मुंह से खुशखबरी देखने वाले सुन सकते हैं कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है या हमें सस्ता मिल सकता है? ये खुशखबरी मैंने नहीं देनी, ये गवर्नमेंट ने देनी है। मगर मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि 18 घंटे जो है ना गैस की लोड शेडिंग है, गैस नहीं आ रही या बहुत थोड़ी आ रही है। पूरा मुल्क जो है सर्दियों में जो है वो तड़प रहा है और वहाँ पे गैस नहीं है, ना खाना पकाने के लिए, हीटिंग की तो दूर की बात है। और
तमाम काम कारखाने रुके हैं, कारोबार आपके बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्री टोटली बंद हो रही है, और भी फर्टिलाइज़र का भी शॉर्टेज मिल रही है, तो जिसका बाद में ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। मगर काफ़ी सारा इस तरह था जो कि रोका जा सकता था, कम किया जा सकता था। काम इस तरह किया जा सकता था, एक तो ऑफ कोर्स पीछे गवर्नमेंट ने गलती की थी कि LNG के कॉन्ट्रैक्ट लास्ट टर्म नहीं किए थे, इस वक्त बहुत महंगी हो गई है। मगर अभी जो है खबर ये दी गई आज हमें कि रशिया से मुसद्दिक मलिक की निगरानी में एक डेलीगेशन गया है, उन्होंने कहा जी हमारा अब रशिया से कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये 8 माह क्यों लगाए गए? इस फैसले आप के लिए? और हम यहाँ पे बड़ा शोर मचाते रहे कि रशिया इस वक्त, इंडिया ने अपनी इकॉनमी दुरुस्त कर ली है। इस सारे कोविड में जो उनको लॉसेस हुए थे, उन्होंने ना सिर्फ कि अपना मतलब 1/3 जो था ना वो तेल लेते थे, उन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया, उसको ट्रिपल करके अपना सस्ता तेल लेके 1/3 ऑफ द कॉस्ट के ऊपर, और उसके बाद उसको रिफाइन करके दुनिया भर में भी बेचा। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड कर दी, चीन ने भी की, इवन सऊदी अरेबिया उनसे लेके दुनिया को दे रहा है। हमने नहीं लिया, और हम ये झूठ बोलते रहे कि इस बात का इम्कान था कि दुनिया भर उनके साथ बार्टर में हम अमेरिका की कदम है जी, अमेरिका पता नहीं क्या कर देगा। हालांकि हम अभी भी रशिया के साथ युआन में और रूबल्स में ट्रेड कर रहे हैं। हाँ। और वहाँ पे उनके हमारे एम्बेसडर साहब ने वहाँ कहा कि इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, कि इसे कहते हैं करेंसी स्वैप, कि हमें चीन उसके ज़रिए युआन दे दे और हम वो करवा के जो बाहर की स्विफ्ट की बैंकिंग की जो कदम है उससे बच सकते थे। दूसरा, हमें डेयर करना चाहिए था अमेरिका को, उस सेंस में कि इंडिया ने इस तरह कहा, उन पर भी कदम, उन्होंने कहा हमारी जिंदगी मौत का मसला, हमारा अवामी मुफाद है, तो हमने वो पहले कहा। दूसरा, क्योंकि इमरान खान ने जाते हुए कहा था कि जी एक रीज़न मुझे साइफर का केस निकल आया कि अमेरिका ने निकलवाने की कोशिश की, और ये थी एक वजह ये थी कि वो रूस चले गए थे, और उन्होंने कहा जी रूस में पूछ के ही गया था। बाद में जनरल बाजवा ने कहा नहीं, वो ये रूस अपनी मर्जी से चले गए थे। हालांकि एतमाद तो वो ये था कि अगर वहाँ से गैस आ जाती और पेट्रोल आ जाता सस्ता, तो ये लगना था कि इमरान खान जो है वो गलत सही साबित हो जाना था। उस वजह से ये डिले करते अवाम को सफर कराया गया। अब 8 माह बाद ये कह रहे हैं कि जी राजी हो गया है। भाई राजी आप हुए हैं, रशिया तो डे 1 से कह रहा था कि आप उनके डर की वजह से राजी नहीं हो रहे, तो आप राजी, मगर अभी भी पता नहीं है कि जब होगा तब होगा। अभी भी बातें हैं, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट सामने नहीं आया। याद रहे कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरी G8 के जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि जो रशिया है वो कोई भी कदम लगाएंगे, हम 60 रुपए पर बैरल से ऊपर नहीं बेच सकता, ना ही कोई खरीदेगा तो हम कदम लगाएंगे। रशिया ने कहा है कि नहीं जनाब, मैं बायलैटरली हर मुल्क के साथ बात करेंगे, हम खुद देंगे, हम नहीं आपकी कदम मानते। और सारे लोग ही ले रहे हैं, किसी को ये कदमों की परवाह नहीं रही है। आपकी लाइफ एंड डेथ का मसला है। हमारी जो इन्फ्लेशन देखें, हमारी इकोनॉमी देखें, हमारी एनर्जी की 18 घंटे की हमारी लोड शेडिंग हो रही है गैस की, और तो वो अब वो तैयार है, मेरा ख्याल है ग्राउंड है, मगर हमारी नीयत का नहीं पता कि इससे ये गलत साबित हो जाएंगे और इमरान खान दुरुस्त साबित हो जाएगा। और उसके दौरान में ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस लार्जली एनर्जी क्राइसिस है। हमारा सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो पेट्रोल और गैस का होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है। ये तकरीबन 20-25 अरब डॉलर तक ये चला जाता है। तो उसमें से अगर $5-7 का बड़े आराम से फर्क पड़ जाना था, अगर रशिया से पोर्शन ऑफ वो लेते तो 1-1 अरब डॉलर के लिए हम भीख मांग रहे हैं, तो वो $5-6 बिलियन का फर्क पड़ सकता था। बहरहाल ये जब आएगा तब आएगा, जब तक मैं अच्छी खबर नहीं दे सकता। चले मैं अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ईरान के हवाले से अच्छी खबर आई है आमिर साहब, वो खतीर मालियत की माया कुदरती गैस है जो पाकिस्तान को अतिया कर रहे हैं। आइंदा 10 रोज में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और सर्दियों में कह रहे हैं कि मुमकिनात में ये चीज शामिल है कि क्राइसिस कुछ कम हो जाएगा LNG पाकिस्तान में आने के बाद। ये ईरान का भी मसला वही है जो रशिया के साथ है कि उसके ऊपर भी हमने बहाना किया हुआ था। उनकी पाइपलाइन उनकी एंड पे आई हुई है, हमने नहीं। अगर वो पाइपलाइन यहाँ पे आ जाए पाकिस्तान में, हमारे गैस के मसले ही हल हो जाते हैं, क्योंकि गैस एक तो अभी महंगी बहुत LNG हुई हुई है, दूसरा हमारे पास उसको यहाँ पे स्टोर करने के या पाइपलाइन के अंदर गुंजाइश कम है। हमारे पास वो टर्मिनल्स जो है ना बड़े थोड़े हैं, और वो भी 2 टर्मिनल हैं टोटल, और टोटल 12-14 कार्गो से ज़्यादा जो है ना जहाज़ नहीं आ सकते। तो पाइपलाइन अगर आ जाए तो मसला हल होता है। मगर हम है कि जी अमेरिका
इस दौरान में इंडिया अगेन जो है ईरान के साथ अपना कारोबार भी करता रहा, एक स्टेज पे वो भी रुक गए जब उनको अमेरिका ने ज़्यादा ऑफ़र किया। तो अभी वो कदम नहीं लगती अगर ये ऑफ़र पूरी हो जाए और ईरानी भाई हमारी ये मदद कर दें कि ये मुफ्त में दे रहे हैं या अतिया दे रहे हैं, तो ये ख़ास तौर पे ये सर्दी में मेरा ख्याल ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। इस वक्त और कोई चीज़ हमें नहीं बचाती, वरना ये मिनिमम जो है कई महीनों तक लोग जो मर रहे हैं, तो 18 घंटे की ये बहुत बड़ा फेवर होगा अगर ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है फिर ये हाँ आप कह सकती हैं कि उम्मीद की एक किरण है, उससे शॉर्ट टर्म में कुछ फ़र्क पड़ेगा, मिटिगेट होगा, ख़त्म नहीं होगा। अब पता नहीं उसकी डिटेल्स आएंगी कि कितनी गैस वो देने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गैस का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये इसकी डिटेल्स आ जाएं, पर इफ़ ट्रू तो ये गॉड सेंड, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई इमदाद इंशाल्लाह। एक और भी खबर अभी ताज़ा आई है, कैबिनेट की तरफ से जनरल फैज़ हमीद और जनरल अजहर अब्बास, इनका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया। जी, ये काफ़ी दिन से ये मामला चल ही रहा था, मगर अभी एक बड़ी तब्दीली आई है, मैं समझता हूँ मुस्बित तब्दीली आई है कि पहले छोटी मौसम की खबर से लेके ट्रैफिक की खबर तक ISPR क्रिकेट की मुबारकबाद दी जाती थी, तो ISPR का रोल एक क्लियरली बदला हुआ नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी सारी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं उन्होंने इसकी कोई खबर नहीं दी, और उनका ये कहना है कि ये हमारा इंटरनल मामला है। हम तो कहते हैं अपने इंटरनल मामले पे रखिए, क्योंकि जब ये आती हैं कि जी मेरे जनरल फलाने आ गए, लेफ्टिनेंट जनरल आ गए, फिर लोग डिस्कस करना भी शुरू हो जाते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये कैबिनेट को अप्रूवल देना था, उनके पीछे वजह बताई जाती है। वैसे तो वो सुपरसीड नहीं हुए, सुपरसीड होता है इंसान के अगर कोई जूनियर आदमी आपसे तरक्की पा जाए तो आप सुपरसीड होते हैं। इन्होंने अप्रैल में रिटायर होना था, मगर मेरा ख्याल है क्योंकि उनका नाम लिया जा रहा था और ये प्रॉब्लम आ जाती, कमराडरी आ जाती है, एक बैच के लोग होते हैं तो पहले आप बराबर के होते हैं, तो जब जूनियर बन जाते हैं, हालांकि वो थोड़े से जनरल आसिम मुनीर इनसे सीनियर हैं, वो OTS का कोर्स है, ये PMA का कोर्स है, मगर बहरहाल वो उन्होंने ये अपना मर्जी अगर दिखाई है सुपर, तो वो अपनी वक्त से पहले जो है वो करना एक ऑनरेबल तरीके से। चलिए ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आमिर साहब मुझे ये बताइए कि जब हम मरहूम अरशद शरीफ साहब की बात करते हैं तो क्या मैं कभी ये उम्मीद रखूं या आने वाली नस्लें उम्मीद रखें कि उन्हें इंसाफ मिलेगा? नहीं, हम उम्मीद क्या रखें, हम ये हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान है, चैलेंज भी है। हम इंश्योर करेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे कि ये इसकी तफ्तीश करवाई जाएगी। अरशद का खून जो है ना ज़ाया नहीं हम होने देंगे। और तकलीफ़ हमें ये है कि गवर्नमेंट हमें नज़र आ रही है कि वो बिल्कुल बेबस है, और बीच में कई दफ़ा उनकी कोलिजन भी नज़र आती है कि जिस तरीके से हमारी मर्ज़ी के बगैर एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा गया, उसने अभी रिपोर्ट भी भेजी हुई है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हम नहीं मानते। वो एक बग़ैर मैंडेट के, बग़ैर हमारे से पूछे, हमारी कम्युनिटी से साफ थी, बग़ैर अरशद शरीफ की फैमिली से पूछे भेज दिया गया, तो वो रिपोर्ट आ भी जाती है और जुडिशल कमीशन का अनाउंस हो गया है, तो उसके बगैर एक टीम होके आ जाती है, तो उसकी रिपोर्ट अगर आ भी जाती है, वो भी मैं देख रहा था अभी बिट्स एंड पीसेस में रिलीज होना शुरू हो ये। तो हमने ये तहिया किया है, कल 40वां था, और ये बड़ी तकलीफ की बात है कि जो चीफ जस्टिस अताब बंदयाल जो हैं वो अनाउंस नहीं कर रहे। हमने कल फैसला किया है कम्युनिटी ने अरशद के 40वें के ऊपर कि हम वहाँ पे धरना भी देंगे और हम उसके वहाँ पे एहतजाज भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमें जवाबन बताया जाएगा कोई लीगल लकूनाज हैं कमीशन बनाने में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर साहब। देखने वालों का भी शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।